मधुलिका की कॉलोनी बिल्कुल बस स्टेशन के पास ही थी। इसीलिए वह अपना आना जाना बस से ही करती थी। और ताज्जुब की बात है कि इस एरिया में बस में ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते। इसी कारण से उसे हमेशा सीट मिल ही जाती है। अगर बाई चांस कभी काम के लिए लेट होती तो वह ज़रूर प्राइवेट गाड़ी कर लेती। आज वह दोपहर को ही घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी। खैर, बस स्टेशन से उतरकर वह अपने एरिया के सबसे मशहूर पाखी मार्ट पर रुक गई, कुछ ज़रूरी घर के सामान लेने के लिए। मधुलिका ने अपनी मनपसंद चीज़ भी खरीद ली, जैसे नूडल्स, केले के चिप्स और आइसक्रीम। बिलिंग काउंटर पर खड़ी होकर वह अपनी बारी का इंतज़ार कर ही रही थी कि उसका फ़ोन घनघना उठा। इस समय उसके हाथ बिजी थे, तो वह फ़ोन नहीं उठा सकी, क्योंकि उसकी बारी भी आ चुकी थी बिलिंग के लिए। कुछ देर बाद सामानों का थैला उठाए वह घर की ओर चलने लगी, लेकिन फिर से फ़ोन बज उठा। लेकिन इस बार रिंग सिर्फ 2 बार ही बजा। अब मधुलिका ने ठान ली कि इत्मीनान से घर जाकर ही नंबर चेक करेगी और फ़ोन करेगी। अभी वह अपने घर के सामने आ गई और चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश कर गई। वाह, कितना ठंडा लग रहा है। बाहर तो जैसे आग जल रहा है। सच में घर घर ही होता है। अपने घर की चार दीवारी के अंदर जितना सुकून और जितना आनंद मिलता है, वह किसी 5 स्टार होटल से लेकर मॉल तक में भी ढूंढने से ना मिले। तभी फिर से उसका फ़ोन बज उठा। इस बार मधुलिका ने आओ देखा ना ताओ झट से फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? बहुत देर तक हेलो हेलो करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वह किचन में गई, फ्रिज खोलकर आइसक्रीम रखने, और वहीं फ्रेश होने बाथरूम में घुस गई। बार बार आने वाले इस अननोन कॉल ने उसे परेशान कर दिया था। लगातार आने वाले अननोन कॉल से चिढ़ी हुई थी। फिर से जब कॉल आया तो फ़ोन पर वही नंबर फ्लैश हो रहा था। उसके मुंह से खींच भरी आवाज़ निकली। यदि बात नहीं करनी है तो किसी को व्यर्थ में फ़ोन करके क्यों परेशान कर रहा है कोई? कौन है? गुस्से में उसने आंसर बटन दबाते हुए पूछा। लेकिन दूसरी तरफ से कांपती हुई जिस आवाज़ को उसने सुना, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हेलो मधुलिका। कितने वर्षों के बाद वह इस आवाज़ को सुन रही थी। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, दीदी तुम कैसी हो? हाँ मधुलिका, मैं। क्या तुम मुझसे आकर मिल सकती हो? देख, मना मत करना। अगर मैं आ पाती तो मैं ही आ जाती। देख, अनिकेत से कुछ मत बताना। मैं जानती हूँ वह तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने नहीं देगा। कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैंने वह सब कब का भुला दिया। मैंने आपकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाया। दिल से नहीं लगाया तो इतने वर्षों तक मिलने का मन क्यों नहीं हुआ? मैं जानती हूँ कि तेरा दिल काफ़ी बड़ा है। तुमने तो मुझे कब का माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। बस इतनी विनती है कि तू एक बार मुझसे मिलने आ जा। मैंने बहुत बार कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना कहते कहते स्नेहलता के होठ जैसे सिल गए, लफ्ज़ जैसे जम गए, गला रूंध सा गया, और इसके आगे वह कुछ और कह ना सकी, और फिर से उसने फ़ोन काट दिया। मधुलिका के कानों तक देर तक उसकी बहन स्नेहलता की आवाज़ गूंजती रही। दिमाग के सारे तंत्र उस एक वाक्य पर ठहर से गए। वह देर तक सोचती रही, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो? मैं आ पाती तो जाने क्या बात होगी कि स्नेहलता दी ने ऐसी बात कही। अनिकेत नाराज हैं, क्योंकि अनिकेत से मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, और ऐसे में वह कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं दीदी के घर जाऊं। उसकी नाराज़गी जायज़ भी है। एक ही शहर में रहते हुए उन दोनों बहनों के बीच इतना बड़ा फासला यूं ही नहीं आ खड़ा हुआ था। उन दोनों बहनों के बीच की दूरी ऐसे ही नहीं बढ़ गई थी। इसके पीछे का कारण स्नेहलता का अभिमानी स्वभाव था, और स्नेहलता का यह अभिमानी स्वभाव एक दिन सारी हदें पार कर देगा। मधुलिका ने यह कभी भी नहीं सोचा था।
स्नेहलता को अपने रूप रंग पर इतना अधिक घमंड था कि उसके आगे उसने मधुलिका को कभी कुछ समझा ही नहीं। मधुलिका और स्नेहलता दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों के जन्म में तो वैसे सिर्फ कुछ मिनटों का ही अंतर है, और यह अंतर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का। और इसी चंद मिनटों के अंतर ने स्नेहलता को मधुलिका की बड़ी बहन का खिताब दिला दिया और साथ ही रूप रंग में मधुलिका से श्रेष्ठ भी बना दिया। और फिर रूप रंग के इसी एक अंतर ने स्नेहलता को दादी और उसके पापा की चहेती भी बना दिया। स्नेहलता दादी और पापा दोनों की लाडली बन बैठी। वे सभी स्नेहलता को हाथों हाथ लिए रहते और मासूम मधुलिका का बालमन कभी यह भेद समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्यों उसे दीदी जितना प्यार नहीं मिलता। क्यों जिस गलती पर स्नेहलता दीदी से कोई कुछ नहीं कहता, उसी गलती पर उसे सजा दे दी जाती है। और फिर ऐसे में मधुलिका के लिए उसकी माँ का आंचल ही एक अकेला सहारा होता, जिसमें छिपकर सिसकते हुए अपने बाल मस्तिष्क पर जोर देकर इस रहस्य को सुलझाने की वह नाकाम सी कोशिश करती रहती। मधुलिका वह हर कोशिश करती जिससे दादी या फिर उसके पापा उसे स्नेहलता दीदी की तरह प्यार करें, परंतु वह फिर भी उन सभी का प्यार पाने में असफल रहती। जबकि उसकी स्नेहलता दीदी की एक मुस्कान पर दादी उसे अपने गोद में बैठा लेती और फिर उसके गोल मटोल गालों पर चुंबन की झड़ी लगा देती। और ऐसे समय मधुलिका दूर खड़ी रहकर इस उम्मीद से उन्हें देखती रहती कि शायद अब दादी भी उसे गोद में बैठाकर उस पर वैसे ही प्यार बरसाए। लेकिन यह सब उसके हिस्से कभी नहीं आता और उसके पास रह जाता सिर्फ एक उम्मीद और कुछ नहीं। और तब मधुलिका घंटों आईने के सामने खड़ी रहकर स्नेहलता की तरह मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती रहती, लेकिन बदले में दंदनाता हुआ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया जाता, यह कहते हुए कि जब देखो आईने के सामने खड़ी होकर उल जलुल हरकतें करती रहती है। उसकी पसंद नापसंद की भी किसी को परवाह नहीं थी। उसकी दादी अक्सर हाथ नचाते हुए कहा करती, चाहे कोई भी रंग के कपड़े पहनाओ इसे, दिखेगी तो काली ही। अच्छे कपड़े पहनकर कौन सी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं। अपनी दादी के इस जटिल कथन का तात्पर्य वह समझ नहीं पाती और तब दादी के चेहरे को बस चुपचाप देखती रह जाती, पर यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती आखिर उसमें और दीदी में ऐसा कौन सा अंतर है जिसके कारण सब दीदी को ही प्यार करते हैं। लेकिन कुदरत ने उसे भले ही रूप रंग स्नेहलता से बेहतर नहीं दिए थे, परंतु उसकी बुद्धि से स्नेहलता का कहीं कोई मुकाबला ही नहीं था। पढ़ाई में स्नेहलता से वह 10 कदम आगे ही रहती और यही एक बात स्नेहलता के मन में उसके प्रति ईर्ष्या का कारण बन गई। रूप रंग में मधुलिका से अधिक श्रेष्ठ होने के भाव ने स्नेहलता को इतना अहंकारी बना दिया था। श्रेष्ठता का यह भाव उसके मन पर इस कदर हावी हो गया था कि मधुलिका की बुद्धि में श्रेष्ठ होने की बात स्नेहलता से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अब वह हर बात पर मधुलिका को अपमानित करने लगी थी और फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत भी बन गई। धीरे धीरे स्नेहलता के दिलो दिमाग पर उसके रूप रंग का घमंड इस तरह छा गया कि जिसके दंभ में उसे कुछ भी ना तो अब नजर आता था और ना ही समझ में आता था। स्नेहलता की बुद्धि पर अपने रूप रंग के अहंकार की ऐसी परतें जम गई कि जिसकी धुंध में वह अब कुछ भी देख सुन पाने में असक्षम थी। वह मधुलिका को अपमानित करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। जहां मधुलिका पढ़ाई में एक के बाद एक सफलता प्राप्त करती जा रही थी, वहीं स्नेहलता का मन अब पढ़ाई से ही जी चुराने लगा था। वह अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ मधुलिका को नीचा दिखाने में खर्च करने लगी थी, जैसे कि अब उसके जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य रह गया हो। मधुलिका ने जहां पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, वहीं स्नेहलता ग्रेजुएशन से आगे पढ़ ही नहीं सकी
और फिर जल्द ही उसकी शादी किसी बिजनेसमैन से कर दी गई। इधर मधुलिका ने भी अपनी पसंद से अनिकेत नाम के लड़के से शादी कर ली, लेकिन अपने घर गृहस्थी में जमने के बाद भी स्नेहलता के मन में मधुलिका के प्रति ईर्ष्या एवं घृणा का भाव खत्म नहीं हुआ। मधुलिका को नीचा दिखाने का सिलसिला जारी ही रहा। आए दिन स्नेहलता किसी न किसी बहाने मधुलिका को अपने घर पर बुलाकर उसे अपमानित करती रहती। कई बार तो वह अपने घर के फंक्शन में मेहमानों के सामने ही उसका अपमान करने से नहीं चूकती। अक्सर उसके रूप रंग का मजाक उड़ाया करती और दूसरी तरफ मधुलिका यह सभी कुछ चुपचाप मुस्कुराकर सहन कर जाती। स्नेहलता हर वह कोशिश करती जिसमें मधुलिका को छोटा या नीचा दिखा सके, लेकिन मधुलिका पर उसके इन बेकार की बातों का कुछ भी असर नहीं पड़ता। मधुलिका पर असर न पड़ता देख स्नेहलता मन ही मन और ही चिढ़ जाती थी। और तब एक दिन स्नेहलता ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उस दिन स्नेहलता ने बड़े प्यार से अपनी बहन मधुलिका को अपने घर बुलाया। उसके यहाँ बच्चे के जन्म की खुशी में पार्टी रखी गई थी, जिसमें बहुत से मेहमान आमंत्रित थे। सभी बहुत खुश थे। डायमंड ज्वेलरी में सजी धजी स्नेहलता सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वह एक एक कर सभी मेहमानों से मिलती और सबका बड़े प्यार से स्वागत करती। मधुलिका और अनिकेत भी वहाँ खड़े थे, लेकिन स्नेहलता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अनिकेत को स्नेहलता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में स्नेहलता का पति तरुण वहाँ आया और उन दोनों का अन्य मेहमानों के साथ उसने परिचय कराना चाहा। तभी स्नेहलता भी वहाँ पहुँच गई और मधुलिका की ओर देखकर बोली, अरे तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? मधुलिका तू अंदर चल। और फिर वह मधुलिका का हाथ पकड़े हुए अंदर कमरे की ओर बढ़ गई और जाकर स्नेहलता वापस दूसरे मेहमानों में व्यस्त हो गई। मधुलिका बच्चे को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। उस दिन देर रात तक पार्टी चलती रही। रात 11 बजे के करीब मधुलिका और अनिकेत अपने घर लौट आए, परंतु दूसरे दिन जब अनिकेत ऑफिस के लिए और मधुलिका कॉलेज के लिए निकलने ही वाले थे कि उनके घर की डोरबेल बज उठी। अनिकेत ने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस को सामने खड़ी देख अनिकेत ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, जी कहिए। आपके घर की तलाशी लेनी है। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। किस बात की शिकायत? डायमंड रिंग की चोरी होने की शिकायत, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख मिसेस तरुण ने बताई है। आपको किसी प्रकार की गलत फहमी हुई है। सारी गलत फहमियाँ ना अभी दूर हो जाएंगी। अरे आप हटिए ज़रा सामने से, पहले हमें घर की तलाशी लेने दीजिए। और फिर दनदनाते हुए पुलिस अंदर घुस गई और फिर सारे घर की तलाशी शुरू कर दी गई। यह सब देख सुनकर अनिकेत और मधुलिका को अपने आंखों पर जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। वे बिल्कुल स्तब्ध से खड़े रहकर पुलिस द्वारा की जा रही अपने घर की तलाशी को देखते रहे। उनके घर के हर एक सामान की तलाशी ली गई और फिर बाद में मधुलिका के पर्स से डायमंड रिंग उन्होंने ढूंढ निकाली। क्या यह पर्स आपका है? पर्स मधुलिका को दिखाते हुए पुलिस ने सवाल किया। हाँ, लेकिन यह रिंग इसमें कैसी आई मुझे नहीं मालूम। वह सब हमें नहीं पता, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। और फिर मधुलिका को अपने साथ लेकर पुलिस वहाँ से चल देती है। इधर घबराया हुआ सा अनिकेत तरुण को फ़ोन कर देता है। तरुण थाने पहुंचकर मधुलिका को छुड़ा लाता है और उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरा यकीन मानो, अगर मैं होता तो यह सब कुछ बिल्कुल नहीं होने देता। कल रात बीच पार्टी में ही किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सुबह लौटा ही था कि अनिकेत का फ़ोन आया और मैं सीधा यहाँ पर आ गया। सच कहूँ तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि स्नेहलता इस हद तक गिर जाएगी। स्नेहलता द्वारा मधुलिका का यह अपमान अनिकेत से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तभी से उन दोनों बहनों के बीच एक लंबी रेखा खींच दी। अनिकेत ने मधुलिका को सख्त हिदायत दी थी कि अब से वह अपने बहन के बुलाने पर
कभी भी उसके घर ना जाएं। और तब से लेकर आज तक 20 वर्ष का एक लंबा अरसा गुजर गया। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे का चेहरा देखना तो क्या, आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मधुलिका उस रात ठीक से सो नहीं सकी। वह सारी रात यही सोचती रही कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण स्नेहलता दी उससे मिलना चाहती है। मधुलिका को इस तरह बेचैन होकर करवटें बदलते देख अनिकेत ने हल्के हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, या फिर कोई परेशानी तो नहीं है? जवाब में मधुलिका ने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा काम का प्रेशर है, सिर में दर्द है हल्का सा। और फिर मधुलिका ने झट से लाइट ऑफ कर सोने की चेष्टा में आंखें मूंद ली, लेकिन नींद थी कोसों दूर। मधुलिका ने मन ही मन तय किया कि कल कॉलेज से निकलकर वह सीधे स्नेहलता दी के घर हो आएगी, और यदि अनिकेत ने कुछ पूछा तो एक्स्ट्रा लेक्चर का बहाना बना देगी। मधुलिका के मन को स्नेहलता के वो शब्द और उसके पीछे छिपा दर्द देर रात तक बेचैन किए रहा। अगले दिन लगभग 2:30 बजे तक मधुलिका अपने सारे लेक्चर खत्म कर कॉलेज के सभी काम से फ्री हो चुकी थी। कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर उसने टैक्सी ले ली और स्नेहलता दीदी का बंगला उसी पॉश एरिया में स्थित था। उसके कॉलेज से उसकी दूरी लगभग 2 घंटे की थी, लेकिन ट्रैफिक में उसे वहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग गया। लगभग 5:30 बजते बजते वह स्नेहलता के बंगले के आगे खड़ी ही थी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी तो शाम के 5:30 बज रहे थे। कुछ पल के लिए मधुलिका दरवाजे के बाहर खड़ी सोचती रही। उसके मन में एक अजीब तरह की हलचल सी मची हुई थी। कुछ पल वैसे ही खड़ी होकर वह कुछ सोचती रही और फिर एकदम से उसने अचानक डोरबेल बजा दी। कुछ 5 मिनट तक वह बाहर ही खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना पाकर उसने वापस से डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाए ही थे कि एक अनजान चेहरे ने दरवाज़ा खोला। मैडम अंदर आ जाइए। बड़े ही शिष्टतापूर्वक एक दुबली पतली सी दिखने वाली महिला उसे अंदर आने का इशारा करते हुए उससे कहा, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 28 साल के बीच की रही होगी। अंदर हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। घर पर कोई नहीं है क्या? मधुलिका ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस महिला की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, हाँ है, मेरा मतलब है मैम अपने बिस्तर पर हैं। कौन है नबीता? अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई, लेकिन मधुलिका के कानों को जिस दंभ मिश्रित रोषपूर्ण स्वर की आदत थी, जिस आवाज़ की गर्मी से, जिसकी लपट में मधुलिका ने अपने अस्तित्व को प्राय झुलसते पाया था, स्नेहलता की आवाज़ से निकलने वाली वह चिंगारी, वह आग शायद अब ठंडी राख बन चुकी थी, और वह ठंडी राख स्वयं स्नेहलता के ही इर्द गिर्द घूमती हुई सिमट जाती थी। मधुलिका के कानों को उस बेहद धीमी कांपती हुई आवाज़ पर यकीन ही नहीं आया। स्नेहलता का बिल्कुल असहाय, बेबस, लाचार शरीर पलंग पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का वह नूर, वह दमक न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वही रूप रंग जिस पर उसे घमंड रहा करता था, वह सब कुछ वक्त ने उसे छीना था, या फिर किसी भयंकर बीमारी ने उसके शरीर पर धावा बोला था। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वक्त अपने साथ सब कुछ उड़ा लेता है, रूप रंग भी। आवाज़ सुनते ही बड़ी आतुरता व्याकुलता के साथ जैसे ही मधुलिका के कदम अंदर कमरे की ओर जाने के लिए लपके, वह ठिठक कर खड़ी रह गई। उसके कदम वहीं रुक गए। नज़रें सामने की दीवार पर जा टंगी। सामने दीवार पर तरुण जीजा की तस्वीर टंगी हुई थी, और उस तस्वीर के साथ लटक रही माला उनकी इस दुनिया को अलविदा कह जाने की सूचना खुद ब खुद दे रही थी। उसने पलटकर नविता की ओर देखा। मधुलिका के प्रश्नवाचक मुद्रा को देखते ही नविता ने स्वयं ही उत्तर दे दिया। 1 वर्ष हो गया रोड एक्सीडेंट में साहब चल बसे। मैम तभी से बीमार हैं। और बच्चे, वे कहाँ हैं?
2 वर्ष हो गए हैं मेरे यहाँ काम करते हुए। मैंने कभी भी उन लोगों को यहाँ आते नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे पहले जो सिस्टर यहाँ काम करती थी, उसने मुझे एक बार बताया था कि बेटा और बहू लंदन में हैं और बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। पर कभी कभार वे लोग फ़ोन पर इनका हाल समाचार पूछ लेते हैं। नविता ने एक सांस में सारी बातें बता दी। मधुलिका का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी पलकें गीली हो गई। मम्मी पापा दादी सबको गुजरे हुए कई वर्ष बीत गए। ले देकर एक स्नेहलता दी ही थी, लेकिन दीदी के अहंकार ने ही उन्हें सबसे अलग कर दिया। एक शहर में रहते हुए भी वे एक दूसरे के सुख दुख से भी अनजान रहीं। मधुलिका के होठों से शिकवा, शिकायत, प्रेम, अनुराग, नाराजगी सभी भावों के साथ लिपटा हुआ बस एक ही शब्द निकला, स्नेहलता दी। और वह दौड़ती हुई कमरे में आकर स्नेहलता के गले से लिपटकर फुट फुट कर रो पड़ी। स्नेहलता ने मधुलिका के आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, ये सब मेरे पापों की सजा है। बस तू एक बार मुझे दिल से माफ़ कर दे तो मैं चैन से मर सकूं, वरना मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर स्नेहलता रो पड़ी। खबरदार, जो आपने ये बातें दोबारा कहीं तो। मधुलिका ने यह बात जब स्नेहलता दी को प्यार से झिड़कते हुए कहा तो स्नेहलता ने मुस्कुराने की कोशिश में होठ फैला दिए, पर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर दर्द और पीड़ा की एक मोटी लकीर खींचती हुई आंखों से झांकने लगी। उसकी वह मीठी सी मुस्कान न जाने कहाँ खो गई थी। वही मुस्कान जिस पर ढेरों प्यार लुटा दिए जाते और मधुलिका का बाल मन सदैव ललायित रहता। मधुलिका ने गंभीरता से स्नेहलता के चेहरे को देखा। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी सुंदर आंखों के नीचे काले काले धब्बे छाए हुए थे। पूरा शरीर जर्जर हो चुका था। अपनी और मधुलिका को देखता देख स्नेहलता ने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या देख रही है? कुछ नहीं, अपनी दीदी को देख रही हूँ। उस दीदी को जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। अब जाकर मिली है, लेकिन इस हालत में मिलेगी ऐसा सोचा न था। जिस खूबसूरत चेहरे का घमंड, जिसके दंभ की मोटी परतों ने स्नेहलता के मन मस्तिष्क को धुंधला कर रखा था, जिसकी धुंध ने उसे इतने लंबे समय तक मधुलिका के इस निश्चल प्रेम से भी ओझल रखा था। वक्त के थपेड़ों ने उसके मन पर जमी उन परतों को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया और उसमें उजाले भर दिए। और उसके उजाले में उसे नजर आ रहा था उसकी प्यारी छोटी बहन मधुलिका, जो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसका मन उससे कहीं अधिक सुंदर था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज भी सब कुछ मेरे मन में चलता रहता है। इतना वक्त बीत गया, लेकिन यह सब चीज़ें मेरे मन से निकलती नहीं। शायद मैं भी कहाँ इन सब चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। ज़िंदगी में जब कुछ नया नहीं आएगा, तब तक यह बातें ऐसे ही मुझ पर हावी होती जाएंगी। पता ही नहीं चलता है कि ज़िंदगी में सुनहरे पल कब बीत जाते हैं। वक्त तो वही याद रहता है जो बोझिल हो जाता है। यह वक्त काटे नहीं कटता। आज भी मुझे सब अच्छे से याद है, जैसे यह कल की ही बात हो। उस दिन, जिस दिन मेरी सुधीर से पहली मुलाकात हुई थी, मुझे आर्ट और उनसे जुड़ी चीज़ें बहुत पसंद थी। जब भी मैं इनका जिक्र कहीं सुनती ही झटपट दूसरे दिन ही निकल जाती। उस दिन मैं आर्ट फेस्टिवल में गई हुई थी। उधर ही सुधीर भी मौजूद था। आर्ट फेस्टिवल में नए पुराने नामी चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी थी। बिक्री के लिए भी चित्र थे। मैंने एक चित्र पसंद किया, पर कीमत अधिक होने के कारण मुझे वह छोड़ना पड़ा। वहीं सुधीर भी कुछ चित्र खरीद रहे थे। मेरी पसंद का चित्र भी उन्होंने खरीद लिया। फिर पैक करवा कर बोली, मैडम, यह मेरी ओर से। तो मैं एकदम अचकचा गई। नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, फिर यह किस लिए? और तत्काल पार्क की हुई अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। वे भी मेरे पीछे पीछे निकले। मेरे विरोध को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने वह चित्र अपनी ड्राइवर से मेरी गाड़ी में रखवा दिया।
साथ में उनका कार्ड भी था। उस रात मैं सो ना सकी। रह रहकर सुधीर का प्रभावशाली और सुंदर व्यक्तित्व आंखों के सामने तैर जाता हूँ। दूसरे दिन ऑफिस में भी मन विचलित सा रहा तो सुधीर के कार्ड से उनके ऑफिस नंबर पर ही उन्हें फ़ोन लगाया। सोचा पता नहीं कौन फ़ोन उठाएगा, पर फ़ोन उठाया सुधीर ने ही। मैंने कल वाले चित्र के लिए शुक्रिया कहा तो वे बोले, फ़ोन पर शुक्रिया नहीं शिप्रा जी, ना मैं आपका घर जानता हूँ ना आप मेरा। देखिए हम आज शाम पार्क में मिलते हैं। और इसके साथ ही फ़ोन कट गया। शाम 5 बजे हम कॉफ़ी हाउस में मिले। पहली ही मुलाकात में सुधीर इतने अनौपचारिक हो उठेंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद हमारी मुलाकात बार बार होने लगी, बल्कि एक तरह से हम दोनों हर रोज़ मिलने लगे। मेरे शांत जीवन में न जाने कैसी हलचल शुरू हो गई। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, पर सुधीर में एक ऐसा आकर्षण था कि मैं उनकी ओर खींचती चली गई। सारी बंदी से तोड़ने को दिल मचलने लगा, पर अंकुश था उम्र का। ऐसी चंचलता, ऐसी भावुकता शोभा नहीं देगी। फिर ऊंचे पद पर एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ मैं। मेरे लिए ज़रूरी था संयम और अपनी चाहतों पर काबू रखना। यह बाल्यावस्था होती बड़ी अजीब है, फिर चाहे किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की हूँ अथवा जवानी और प्रौढ़ावस्था के बीच की। मैं तो सोच रही थी कि उम्र के उफान का समय बीत चुका है। मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि अब कोई और राह चुनूंगी, पर अब हो तो रहा कुछ और था। मैं शुरू से ही खुले स्वभाव की थी। उम्र होने पर जब माँ ने विवाह पर जोर दिया कि पढ़ाई पूरी हुई, विवाह कर घर बसा, तो इतनी ही बात पर मैं माँ की विरोधी हो गई। सीधे पिता से कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, नौकरी करना चाहती हूँ। आम औरतों जैसी ज़िंदगी में जीना नहीं चाहती। पिता ने साथ दिया। वे समझ गए बेटी इतनी समझदार हो चुकी है कि अपना निर्णय वह खुद ले सकती है। उन्होंने सहमति दे दी। तब से मैं दिल्ली में नौकरी कर रही हूँ, पर इसे एक संयोग ही कहेंगे कि अपनी विचारधारा के एकदम विपरीत मैं सुधीर के प्रेम पास में ऐसी बंधी कि उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सुधीर, हम एक दूसरे के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं। एक दिन मैंने कहा तो वे बोले, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे? फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, मेरा यहाँ अकेले रहना भी पसंद नहीं, और अब बिना विवाह के तुम्हारे साथ ऐसे संबंधों को तो वे कतई पसंद नहीं करेंगे। पिता की सहमति ना होती, उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो आज जहाँ मैं हूँ नहीं होती। पर अब पिता नहीं रहे तो माँ और भाई का प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। वे अब भी विवाह करने पर जोर देते रहते हैं। इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे सपनों का पुरुष मिल गया है। सुधीर, तुम मिले तो लगा कि स्त्री पुरुष के संबंधों का यह रिश्ता कितना गरिमामय होता है। मैं तो स्वतंत्र जीवन को बड़ी नियामत समझती थी, पर लगता है कि जीवन में बंधन भी कम आकर्षक नहीं होते हैं। शिप्रा, मैं बता दूं तुम्हें कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी है, बेटा है, फिर भी मेरा अंतर खाली ही रहा। तुम मिली तो तुमने भरा उसे। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। कहते हुए सुधीर ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने तनिक भी विरोध नहीं किया, यह जानकर भी कि वे शादीशुदा हैं। फिर बहुत से पल हमने एक दूसरे के बाहु पास में बंधे बंधे गुजार दिए। फिर होश में आए तो सुधीर ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोले, अच्छा अब चलता हूँ मैं, आज बहुत देर हो गई है। मैं गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आई तो बोली, ऑफिस से ही आ रहे थे क्या? क्या घर पहुँचने पर मौका निकलना मुश्किल हो जाता है? तुम्हारी पत्नी तो जानती है कि तुम्हारी शामें कहाँ गुजरती है। तुम्ही ने तो बताया था कि ऑफिस के बाद अक्सर तुम क्लब चले जाते हो। हाँ, लेकिन न जाने कैसे वह हम पर शक करने लगी है। अच्छा है, कभी न कभी तो उसे जानना ही है। कभी तनाव का मौका आया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, कहकर सुधीर ने मेरी ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने कलाई घड़ी पर नज़र डाली
और सोचा थोड़ा बाहर चहलकदमी कराऊं। खुली हवा में माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाहर निकली तो देखा पड़ोस के गेट पर 3 महिलाएं खड़ी बतिया रही थी। अपनी और मेरा ध्यान खींच उनमें से एक बोली, घूमने जा रही हैं बहन जी? आप तो दिखती ही नहीं। आप क्या यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, कहिए। आज आपके वो कुछ जल्दी ही चले गए। हम उन्हें अक्सर आपके घर आती जाती देखती हैं। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? ये रोज का आना जाना तो छूट जाता। मेरा चेहरा राख हो गया। कोई जवाब देते नहीं बना। बिना कुछ बोले मैं घर लौट आई। मैं महसूस कर रही थी कि उन महिलाओं की व्यंग और परिहास भरी दृष्टि मेरी पीठ पर चिपकी होगी। मैं उनको करारा जवाब भी दे सकती थी, जैसे आपको दूसरों की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, पर नहीं दे सकी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसके बाद से जब भी मैं घर से निकलती, आसपास की व्यंग भरी नज़रें मुझे घूरने लगती। इसीलिए ऑफिस आते जाते वक्त मैं गाड़ी गैराज से निकालने के पहले उसके शीशे चढ़ा लेती। पड़ोसियों को पूछताछ के अवसर ही नहीं देती। सुधीर के दिल में मेरे लिए क्या स्थान है? क्या वे मुझे भी वही मर्यादा देंगे जो अपनी पत्नी को देते हैं? मैं अक्सर सोचती, सुधीर ने मुझसे एक बार कहा था कि संबंध केवल साथ रहने से नहीं बनता है। सच्चा साथ तो मन का होता है। अधिकतर लोग जीवन भर साथ रहते हैं, मगर सभी एक दूसरे के नहीं हो पाते। मेरा दाम्पत्य जीवन वर्षों से इतना कोल्ड है कि पूछो मत। पत्नी को भी इसका एहसास है, पर और दंपतियों की तरह संबंध हमारी बीच हैं, चाहे मन मिले चाहे ना मिले। सिप्रा, अगर तुम मुझे पहली मिली होती तो? क्यों? क्या मैं अभी भी तुम्हारी और तुम मेरे नहीं हो? नहीं, अगर नियति ने तुम्हें ही मेरे लिए बनाया होता तो हमारा इस तरह घड़ी दो घड़ी का साथ ना होकर जीवन भर का साथ होता। मुझे मन मार कर तुमसे अलग हो जाने की ज़रूरत ना पड़ती। सच कह रहे थे सुधीर। ना चाहते हुए भी सुधीर को जाने देना। क्या दूसरी औरत की भूमिका नहीं निभा रही मैं? कभी कभी अपने आप से बड़ी कोफ्त होती। किस माया जाल में फंस गई मैं। इतना भी नहीं सोचा कि विवाहित पुरुष पूरा मेरा नहीं होगा। प्यार एक छलावा मात्र बन जाएगा मेरे लिए। दूसरे दिन शाम को जब सुधीर आए तो मैंने उनसे पड़ोसियों के व्यंग और तानों की बात कही तो सुधीर बोले, तुम क्यों दूसरों की बातों में अपना दिमाग खराब करती हो? तुम शहर से बाहर घूमने भी तो नहीं जाती हो। अच्छा हो कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर माँ के पास चली जाओ या उन्हें यहाँ बुला लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों अपने आप को सबसे काटती जा रही हो? सुधीर, मैं तुम्हारी बिना कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। 2 दिन का विछोह भी मेरे लिए कठिन है। और माँ को कैसे बुला लूँ? माँ इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगी कि उनकी बेटी एक। फिर तुम बताओ सिप्रा, मैं अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़कर तो तुम्हारे पास नहीं रह सकता। यह सब तुम्हें पहले सोचना था। सुधीर के कथन और इस प्रकार की प्रतिक्रिया से मैं अवाक रह गई। मेरे विश्वास को ठेस लगी। खैर छोड़ो, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, सुधीर बोले। मैं आहत सी बोली, नहीं सुधीर, आज मन नहीं है। थोड़ी देर में सुधीर चले गए तो मैं सोचने लगी कि यह क्या कर डाला मैंने। सुधीर ठीक ही तो कहते हैं, वे मेरे लिए अपना घर बार तो नहीं छोड़ सकते। दोस्त मेरा है। यह जानने के बाद कि सुधीर शादीशुदा है, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई। सुधीर की चाहत में बुरा भला सब कुछ भूल गई। मेरा ऑफिस से लौटने के बाद पहला काम होता था लेटर बॉक्स खोलकर उस दिन की डाक देखना। एक दिन देखा तो निमंत्रण पत्र था विवाह का, वह भी सुधीर के घर से, सुधीर के बेटे का विवाह। मुझे आश्चर्य हुआ। सुधीर ने पहले तो नहीं बताया। सुधीर आए तो मैंने कहा, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह योग्य बेटा है? इसमें बतलाने को क्या था? अच्छा छोड़ो इस बात को। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सचमुच अपने घर शादी में शामिल होने के लिए बुलाया है मुझे? तुम रोज आते हो, निमंत्रण खुद भी तो दे सकते थे। मैं शादी में आऊं तो क्या कहकर मेरा परिचय करवाओगे अपने परिवार से?
तुम मेरी मित्र हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? केवल मित्र? अब चलता हूँ, बहुत से काम हैं। एक ही बेटा है, बहुत जश्न से उसकी शादी करना चाहता हूँ। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं दिन भर ऊहा-पोह में रही। अंततः निर्णय ले ही लिया कि मैं वर वधू के स्वागत समारोह में अवश्य जाऊंगी। उपहार ऑफिस से लौटते वक्त ही लेती आई थी। नियत समय पर मैं सुधीर के घर पहुंच गई। वाकई विवाह स्थल की सजावट काबिले तारीफ थी। काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। आंखें सुधीर को खोज रही थी। सुधीर पुरुषों की भीड़ में नजर आए। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, पर लगा जैसे मुझसे बचना चाहते हैं। तभी मेरी तरफ एक आती आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तो आखिर आप आ ही गई। यह वही व्यंग भरी आवाज़ थी जिसने मुझे बहुत आहत किया था। अपने करीब खड़ी एक महिला को संबोधित करते हुए वे बोली, दीदी, ये वही हैं जिनका जिक्र मैंने किया था। उन महिला ने आग्नेय और हिकारत भरी दृष्टि मेरी तरफ डाली और बोली, आप जैसी महिलाएं जो दूसरों की हरी भरी गृहस्थी में आग लगाती हैं, समाज के लिए एक कलंक हैं। अपना करियर बनाने के गुरूर में आप जैसी औरतें समय रहते विवाह तो करती नहीं हैं, पर शरीर की भूख मिटाने के लिए झूठी पत्तल चाटने से नहीं चूकती। इससे आगे मैं नहीं सुन सकी। वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। किसी तरह तेज तेज कदमों से चलकर गाड़ी तक आई और डोर खोलकर धम से बैठ गई। वर वधू के लाए गिफ्ट को सीट पर फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर पहुंचने पर थकी थकी चाल से चलते हुए दरवाज़ा खोला और ढह गई पलंग पर। इतना अपमान, इतने अपशब्द जीवन में पहली बार झेले थे। उसके बाद मैं रोज़ सुधीर के आने का इंतज़ार करती और सोचती रहती कि क्यों नहीं आए सुधीर। बेटे के विवाह को तो कई दिन बीत गए, कहाँ जाऊँ मैं। जब से सुधीर जीवन में आए सब कुछ तो छोड़ दिया। ना क्लब जाती, ना पार्टियों में, यहाँ तक कि आर्ट गैलरी में भी जाना छोड़ दिया, जिसका बड़ा चाव था। लंबी प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुधीर आए तो मैं भर भरा कर उन पर ढह गई। कहाँ थे इतने दिन? शांत हो जाओ सिप्रा और सुनो, मेरा यहाँ आना अब नहीं हो सकेगा। पत्नी को सब कुछ पता चल गया है, उसी ने रोक लगाई है। क्या यह सब मुझे शोभा देगा अब? आहत होती हुई मैं बोली, यह सब तुम क्या कह रहे हो सुधीर? क्या भूल गए अपने उस वादे को जो तुमने मुझसे किया था? तुम्हें सब कुछ पहले सोचना था। कौन पत्नी सह सकती है दूसरी औरत? पहले तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लोहा लेने को तैयार थे। सिप्रा, समझा करो। अब बात कुछ और है। मैं समझ गई थी उसी समय जब तुमने बताया था कि तुम शादीशुदा हो। मुझे तभी तुमसे नाता तोड़ लेना था, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी। या क्यों नहीं कहते सुधीर कि तुम मुझसे कटना चाहते हो। तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। मैं तो केवल अपने प्यार का वास्ता देकर ही तुम्हें रोक सकती हूँ। बाकी तो मेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार मिलता है रिश्ते से, और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। मुझे क्या मिला सुधीर? केवल तुम्हारा इंतज़ार। हफ्तों ना भी आओ तो मैं शिकायत नहीं कर सकती। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे प्यार की जाल में उलझती चली गई। सिप्रा, वर्तमान में सच्चाई में जीना सीखो। भावुकता इंसान को कमज़ोर बनाती है। मैं तुमसे दूर नहीं, अलग नहीं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी आता रहूँगा। बस सुधीर, बस। कहकर मैंने सुधीर को चुप करा दिया। थोड़ी देर में वे अपने घर चले गए। मौसम में बदलाव आया। वसंत विदाई पर था। टीसू के फूलों से प्रकृति सिंदूरी हो गई थी। मैं जब भी सुधीर को याद करती दिल में अंगारे दहक जाते। सुधीर कह के गए थे कि जब भी मेरी ज़रूरत हो कहना, मैं चला आऊँगा, पर आए नहीं थे। गर्म हवा के थपेड़े तन को झुलसाने लगे थे। मैंने लंबी छुट्टी पर जाने का मन बना लिया था। फ़ोन से माँ को सूचित भी कर दिया। बहुत दिनों बाद माँ के पास पहुँची तो मुझे लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया है। अक्सर माँ की गोद में सिर रख कर लेटी रहती। माँ भी दुलार से कहती कि बस, तेरी एक नहीं सुनूंगी। कई घर वर देख रखे हैं, अब भी चेत जा।
अपना कहने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं और कितने दिन की हूँ? उत्तर में मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि माँ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अभी वर्तमान में जी रही हूँ, कल की कल देखी जाएगी। और हाँ माँ, मेरी कुछ कलीग हॉलीडे मनाने जा रही हैं। उनके साथ मैंने भी जाने का प्रोग्राम बना लिया है। बस 2 दिन बाद ही जाना है। मैंने एक कॉटेज बुक करा लिया था। दरअसल मैं अपना मन शांत करने के लिए एकांत में कुछ दिन बिताना चाहती थी। माँ से मैंने झूठ ही कह दिया था कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जा रही हैं। सच तो यह था कि सुधीर द्वारा दी गई चोट ने मुझे बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी। एकांत शायद मुझे राहत दे गया, यह सोचा था मैंने। इसीलिए अकेले मसूरी चली आई थी। मसूरी में सैलानियों की टोलियाँ थीं और मैं बिल्कुल अकेली अलग थलग घूमती। एक दिन अचानक एक लड़की मेरे सामने खड़ी हुई, नमस्ते की और बोली, आप शायद अकेली हैं, हमारी कंपनी लेनी चाहेंगी? मैं और मेरे पापा हैं, हमें खुशी होगी आपके साथ। वे आ रहे हैं मेरे पापा, देखो। फिर हमारा परिचय हुआ और लगभग रोज़ हमारे प्रोग्राम साथ बनने लगे। हम अपने अपने कॉटेज से चलकर नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच जाते। पर एक दिन मेरा मन निकलने को नहीं किया, क्योंकि मेरा माथा तप रहा था। मैं अवचेतन अवस्था में सोती रही। शाम गहरा रही थी। ज्वर का जोर कम हुआ तब मैंने आंखें खोली। देखा कि मनोज और उनकी बेटी दोनों मेरे पास बैठे हैं। लड़की मेरे सिरहाने बैठी मेरा सिर दबा रही थी। यह अचानक आपको क्या हो गया मिस सिप्रा? हम तो चिंतित हो उठे थे। अब आप कैसी हैं? मेरे पास दवा थी, मैं ले आया हूँ। श्रद्धा बेटा, आंटी को दवा दो, मनोज बोले। मैंने बच्ची की ओर देखा, मासूम सा चिंतित चेहरा। मेरे ज्वर ने दोनों को उदास कर दिया था। मैं द्रवित हो उठी। मैं सोचने लगी, कितना अंतर है सुधीर और मनोज में। एक बरसाती नदी सा चंचल, दूसरा सागर सा शांत। मैंने सोच पर लगाम लगाई। मैं इस अकेलेपन से डरने क्यों लगी हूँ? मैं सदा यही सोचा करती थी, सुधीर के अलावा मेरे जीवन में अब किसी पुरुष की जगह नहीं। पर मनोज, जाग जाग कर दवा देना, कभी दूध गर्म करना, कभी पानी उबालना, ये नहीं होते तो इस अनजान जगह में बीमारी के बीच कौन होता मेरे पास? मैं बहला रही थी अपने आप को, भाग रही थी खुद से दूर। शायद सोच में डूब गई थी कि मनोज ने टोका, क्या सोच रही हैं सिप्रा जी आपके विषय में? आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दिया है। अकेलेपन की भयावह दौर से गुजर रही हूँ मैं। देखिए सिप्रा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके ठीक हो जाने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। मेरी बच्ची श्रद्धा को आपने ममता भरा जो प्यार दिया है, वह उसे इससे पहले नहीं मिला। वह चाह रही है कि आप सदा उसके साथ रहें। जब उसने अपनी माँ को खोया तब बच्ची थी मात्र 2 साल की। बाकी मेरे विषय में आप जान चुकी हैं और मैं आपके। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ मनोज जी, पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इत्तेफाक से हम दोनों का कार्यस्थल दिल्ली में है। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। छुट्टियाँ पूरी होने पर मैं माँ के पास न लौटकर सीधे दिल्ली पहुँची। घर इतने दिनों से बंद था, खुला तो लगा कि एक अनजानी रिक्तता हर तरफ पसरी थी। ऑफिस पहुँची तो वहाँ सन्नाटे भरी गहमा गहमी थी। ज्ञात हुआ कि मिस पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। पायल मेरे ही साथ काम करती थी। मैं स्वयं अपने आप से उबर नहीं पा रही थी, फिर भी पायल को देखने हॉस्पिटल पहुँच गई। उसके आसपास अपना कहने वाला कोई नहीं था। माँ बाप की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी मानसिकता मेरी जैसी ही थी। अपनी अहम, अपनी स्वतंत्रता की चाह में उसने विवाह नहीं किया था। दिल की बातों को वह किसी से शेयर नहीं कर पाती थी और आज उसका परिणाम उसके सामने था। लोग कह रहे थे कि इसी कारण वह डिप्रेशन और मानसिक बीमार की शिकार हो गई है। शायद मेरी माँ इसी कारण मेरी चिंता करती रहती है। यह सोचकर मैं ऐसी दुखद और त्रासद स्थिति के लिए भयभीत हो उठी। आगे का पूरा सप्ताह मैंने ऊहापोह की स्थिति में गुजारा। मैं दोराहे पर खड़ी थी।
कोई फैसला लेना कठिन हो रहा था। जीवन की नौका अथाह जल में घूमती अपनी दिशा खो बैठी थी। किनारा उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। कभी कभी लगता कि माँ का कहना मान लूँ, पर क्या माँ मनोज जैसे व्यक्ति से शादी करने को आज्ञा देगी, जिसकी एक बेटी है और जो विधुर है। काफ़ी सोच विचार के उपरांत मैंने मनोज को फ़ोन लगाया, क्योंकि उनका और उनकी बेटी का प्रस्ताव ही मुझे उचित लगा। मैंने फ़ोन पर बस इतना ही कहा, इस अकेलेपन में मुझे आपकी ज़रूरत है। शाम झुक आई थी। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो ठंडी हवा के झोंके के साथ देखा कि मनोज की कार मेरे घर के नीचे आकर लगी थी। वे अपनी बेटी के साथ मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे थे। मैं खुशी से झूम उठी। मुझे लगा कि यही सच है, यही सृष्टि का नियम है। माँ को बताना ही होगा, वे तो बहुत खुश हो जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।